हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आप ही में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास को देखने के बाद कमेंट जरूर करते हैं और काफ़ी अच्छा कमेंट करते हैं। दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट्स को मेरा दिल से धन्यवाद है। दोस्तों, यहाँ से ये पता चलता है कि उनके अंदर जो मोटर के बारे में जानने की जिज्ञासा है वो बहुत अधिक है। वो मोटर के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी स्टूडेंट्स से एक ही दरख्वास्त करूंगा कि आप मोटर वाली किसी भी क्लास को मिस ना करें। दोस्तों, यहां से आपके मोटर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो दोस्तों मक्खन की तरह क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को यहीं से प्रारंभ करते हैं। अगर आपने पहली और दूसरी क्लास को नहीं देखा होगा दोस्तों तो जरूर देखें, क्योंकि वहां पे हमने टॉपिक को दोस्तों बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है कॉन्सेप्ट के साथ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको इसका आंसर देना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। देखिएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के मेन वाइंडिंग का करंट सप्लाई वोल्टेज से कितना डिग्री लैग करती है। दोस्तों, इसका आंसर बताना है आपको कि जो सप्लाई वोल्टेज है तो मेन करंट उससे कितना डिग्री पीछे रहती है। देखिए, जो सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर होती है उनमें दो वाइंडिंग होती है। ये हमारी सहायक वाइंडिंग और इसके 90 डिग्री एंगल पे होती है जिसको रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ पे लगी होगी कैपेसिटर और इसके सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी होगी। अब देखना, पहले हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद कवर करेंगे। यहाँ होगा दोस्तों न्यूट्रल और इस वायर से देंगे हम फेज। जब हम इसमें फेज देंगे तो करंट क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज भी होगी इसमें और मेन करंट भी होगी, यानी कि सप्लाई करंट। दोस्तों, जब ये करंट आगे बढ़ती है प्रवाहित होते हुए तो इसको दो ब्रांच मिलता है इस पॉइंट से। तो यही करंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर चली जाती है स्टार्टिंग वाइंडिंग में और यही करंट यहाँ से चली जाती है मेन वाइंडिंग में। तो देखना, मेन वाइंडिंग के बारे में हमसे पूछा गया है तो इसको हम वेक्टर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। क्लियर है? ये हमारी जिस पे चल रही है सप्लाई वोल्टेज। देखिए दोस्तों, जो हमारी ये मेन वाइंडिंग है ये मोटे तार की होती है और जिसमें मोटा तार होता है उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है और इसमें जो इंडक्टेंस का मान है ये बहुत अधिक होगा। इंडक्टेंस क्या करता है, ये वोल्टेज को करंट से पीछे ले आती है। तो देखिए, ये हमारी चल रही है सप्लाई वोल्टेज। यहां पे दोस्तों ये वोल्टेज ये क्या कर रही है, वोल्टेज के लैग कर रही है वोल्टेज से 70 डिग्री का। यहां पे हमारी मेन करंट होगी, यानी कि मेन करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच में अगर आप विद्युतीय अंतर देखें तो वो 70 डिग्री का विद्युतीय अंतर होगा। क्लियर? ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सहायक कॉइल में दिए गए विकल्पों में से सीरीज क्रम में लगने वाला उपकरण कौन सा होगा। देखिए, रनिंग वाइंडिंग या कैपेसिटर है, कैपेसिटर या CFS, इसका मतलब होगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, या एंड रिंग या शेडिंग रिंग, ए व बी दोनों सभी। आंसर इसका दीजिए कि जो सहायक कॉइल है इसके सीरीज क्रम में जो लगता है उपकरण उसका नाम बताना है आपको। देखिएगा, इसका सर्किट देखिए, यहां पे होगी हमारी सहायक वाइंडिंग, ये है मेन वाइंडिंग। देखिए, ये है दोस्तों कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब आप यहां से देख सकते हैं कि जो हमारी ये तो होगी मेन वाइंडिंग और ये है सहायक वाइंडिंग। सहायक वाइंडिंग में क्या क्या लगी हुई है, इसके सीरीज क्रम में कैपेसिटर और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पे दोस्तों जो कैपेसिटर इसका काम क्या है, ये मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसको लगाया जाता है। क्या? सॉरी, मोटर के सेल्फ स्टार्ट नहीं, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, है ना। सेल्फ स्टार्ट तो हमारी सहायक वाइंडिंग बनाती है। क्लियर है? और यहां पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करती है, इसका काम होता है दोस्तों, जैसे ही मोटर का रोटर अपने सिंक्रोनस स्पीड के आसपास पहुंचती है तो इसको एक मैकेनिकली कमांड मिलता है जो कि इस सहायक वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग से ये अलग कर देती है और मोटर फाइनली
रनिंग वाइंडिंग में ये रन करती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका कुछ फंडामेंटल रहता है। क्लियर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में लगाए गए कैपेसिटर किस क्रम में संयोजित होते हैं। कोई भी या सीरीज में, मिक्स में या शंट क्रम में आपको बताना है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में लगाए गए कैपेसिटर किस क्रम में संयोजित होते हैं। देखिएगा इसका डायग्राम, ये है हमारी सहायक वाइंडिंग और ये है इसकी रनिंग वाइंडिंग। क्लियर है। यहां पे होगा दोस्तों एक पहली कैपेसिटर, फिर होगी सेंट्रीफ्यूगल स्विच और इसी के समांतर क्रम में भी एक कैपेसिटर लगा होता है। समझ पा रहे हैं। इसी के समांतर क्रम में एक कैपेसिटर लगी होती है। यहां से फेज दे दीजिए मोटर को, यहां से न्यूट्रल। तो देखिए ये जो हमारी कैपेसिटर है, ये दोस्तों इस कैपेसिटर का क्या काम है और इस कैपेसिटर का क्या काम है समझिए। ये जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल के सीरीज क्रम में लगी हुई है, ये मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाती है। लिखना, ये स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाती है ना, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाती है। और जो समांतर क्रम में लगा हुआ है, ये जो समांतर क्रम में लगा हुआ है, ये पावर फैक्टर को सुधारती है। किसको? क्योंकि जैसे ही हमारी मोटर, ये रोटर है मोटर का, जैसे ही मोटर का रोटर अपने सिंक्रोनस स्पीड के आसपास पहुंचती है तो इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच को एक मैकेनिज्म यानी कि मैकेनिकल रूप से इसको एक कमांड मिलता है और ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। यहां से डिस्कनेक्ट होते ही दोस्तों ये जो कैपेसिटर इसके सीरीज क्रम में लगा हुआ है, ये भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर जो करंट है वो यहां से चलना प्रारंभ होती है इस कैपेसिटर के माध्यम से। क्लियर। तो ये कैपेसिटर पावर फैक्टर को सुधारने का काम करती है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये किस क्रम में लगे हुए हैं? ये शंट में। शंट का मतलब होता है समांतर। समांतर क्रम में ये दोनों आपस में लगे होते हैं। और एक चीज आप ये भी ध्यान देना कि कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ने से इसकी कैपेसिटी का जो मान है वो अधिक होता जाता है। ठीक है ना। और जो कैपेसिटी जितना अधिक होगा दोस्तों, ये टॉर्क और पावर फैक्टर को उतना ही अधिक सुधार सकेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एकल कला इंडक्शन मोटर के रोटर का घूर्णन कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर एक रोटर है वो क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में घूम रहा है, अगर हमें इसके डायरेक्शन को उल्टा करना है इस डायरेक्शन में, तो इसके लिए क्या करना होगा? मोटर में दो वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उस वाइंडिंग का जो टर्मिनल होंगे उनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। आपस में आपको इंटरचेंज करना है, या तो स्टार्टिंग का कीजिए या रनिंग वाइंडिंग का कीजिए, दोनों में से किसी भी एक वाइंडिंग का कर दीजिए। मोटर अपनी जो घूमने की डायरेक्शन है, घूमने की जो दिशा है, वो उसी दिशा, पहले जिस दिशा में घूम रहा था उसके अपोजिट साइड में वो घूमना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों ए और बी दोनों आंसर होगा कि स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल, दोनों कॉइल का, दोनों में से किसी भी एक कॉइल को। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने दोनों को चेंज कर दिया एक साथ तो मोटर की गति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए या तो स्टार्टिंग का चेंज कीजिए या तो रनिंग का। क्लियर। नेक्स्ट है कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर में कैपेसिटर के स्थान पर समान प्रतिघात का इंडक्टर लगा दिया जाए तो क्या होगा? मोटर पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा? रनिंग टॉर्क बढ़ जाएगी, टॉर्क शून्य हो जाएगी, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगी, या मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो देखिए देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों एक कैपेसिटर मोटर है और उस इंडक्शन मोटर है, उसके कैपेसिटर के स्थान पर अगर हम इंडक्टर लगा देते हैं, देखना कैपेसिटर क्या काम करता है, पावर फैक्टर को भी सुधारती है और मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है उस टॉर्क को बढ़ाने का भी काम है कैपेसिटर का, है ना। तो अगर उसके स्थान पर हम समान मान का, समान प्रतिघात मान का इंडक्टर लगा दें तो क्या होगा? दोस्तों इंडक्टर क्या होता है? एक प्रकार की कॉइल होती है। समझना, जब हम इस इंडक्टर में सप्लाई करंट देते हैं,
क्या देते हैं, सप्लाई करंट देते हैं। तो जब करंट इस कॉइल में से प्रवाहित होना स्टार्ट करती है तो ये कॉइल करंट को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में अपने अंदर स्टोर करने लगती है। समझना बात को, जब इसमें करंट प्रवाहित होता है कॉइल में तो करंट को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर करने लगती है। जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, इंडक्टेंस का जो मान है वो उतना ही अधिक होगा। इंडक्टेंस अगर कॉइल में अधिक हो गया ना तो वो करंट को क्या करता है दोस्तों, करंट जो है ना, करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस है उसको बहुत अधिक कर देता है। और ऐसे करने से जो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, लो या आप मान सकते हैं शून्य हो जाता है। अगर स्टार्टिंग टॉर्क शून्य हो गया तो मोटर किसी भी प्रकार का सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो हम किसी भी कंडीशन में कैपेसिटर को निकाल करके समान मान का या समान प्रतिघात का इंडक्टर नहीं लगा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्टिंग टॉर्क कब बढ़ जाएगी, जब आप कैपेसिटर लगा देंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखिए आप जब इस वेक्टर डायग्राम को समझ में आ जाएगा ना दोस्तों तो आप हर चीज को समझ पाएंगे। यहां पे चल रही है हमारी सप्लाई वोल्टेज, ये हमारी मेन करंट, ये हमारी क्या है, मेन करंट। इसके बीच में देखिए एक एंगल बन रहा है, बिल्कुल ये एंगल जितना अधिक होगा स्टार्टिंग टॉर्क उतना ही कम होगी। समझिए, अगर ये एंगल को मेंटेन करते हैं आप किसी सिस्टम के द्वारा तो जो टॉर्क होता है स्टार्टिंग का वो अधिक स्ट्रॉन्ग होगा, मोटर अधिक स्ट्रॉन्ग टॉर्क बना पाएगी और वही टॉर्क रोटर को घुमाने का काम करता है। तो इस चीज को आप समझिए कि जब स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना है तो हम कैपेसिटर लगाएंगे और टॉर्क तो दोस्तों शून्य हो ही जाएगी, तभी तो मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, है ना। रनिंग टॉर्क बढ़ जाएगी, ये कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसका आंसर होगा सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सहायक वाइंडिंग में प्रयोग किया जाने वाला कैपेसिटर का प्रकार है विद्युत अपघट्य, ऑयल प्रकार, पेपर प्रकार, माइका या एयर प्रकार का। देखिए जो सहायक वाइंडिंग के साथ एक चीज आप नोट करते चलना कि जो सहायक वाइंडिंग होती है, सहायक वाइंडिंग के साथ में जो कैपेसिटर लगाया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होती है। और जो मेन वाइंडिंग के साथ यानी कि रनिंग वाइंडिंग के साथ लगाई जाती है वो या तो ऑयल यानी कि तेल प्रकार का होगा या फिर पेपर प्रकार का होगा। समझ में आया ना। और माइका दोस्तों कहां पे, उच्च फ्रीक्वेंसी वाले परिपथ में, उच्च फ्रीक्वेंसी वाले परिपथ में, है ना। जिस परिपथ में हाई फ्रीक्वेंसी होगी वहां पे हम माइका जैसे कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। एयर कैपेसिटर का उपयोग कहां पे करते हैं, तो लिखना एयर कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर का दोस्तों रेडियो में, है ना, जहां पे आप सारे गामा पध निशा सुनते हैं वहीं पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत अपघटन का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट। इस चीज को आप समझना दोस्तों। देखिए जो सीलिंग फैन होती है, सीलिंग फैन में हमेशा कैपेसिटर लगा होता है उसके रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में, डिस्कनेक्ट नहीं होता। और जब रोटर फुल स्पीड प्राप्त कर लेती है फिर भी, ठीक है ना, तो उसमें ना ऑयल प्रकार का या पेपर प्रकार का कैपेसिटर ही होता है। फाइनली सबसे ज्यादा पेपर प्रकार के कैपेसिटर को ही प्रयोग में लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंगल फेज का वह कौन सा मोटर है जिसमें सहायक व रनिंग दोनों असंयोजित नहीं होते हैं। सहायक और रनिंग असंयोजित नहीं होते हैं। स्थायी कैपेसिटर मोटर या कैपेसिटर रन मोटर, केवल सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर या केवल स्थायी कैपेसिटर मोटर, स्लिप रिंग, शेडिंग पोल। सबसे पहली बात दोस्तों, जो शेडिंग पोल मोटर है ना, इसमें जो कैपेसिटर होती है, कैपेसिटर दोस्तों इसमें लगती ही नहीं है। इसमें टॉर्क कहां से बनता है, शेडिंग रिंग के द्वारा ही टॉर्क उत्पन्न होता है, ठीक है, और मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। स्लिप रिंग मोटर केवल स्थायी कैपेसिटर मोटर या स्थायी और कैपेसिटर रन दोनों। यही इसका आंसर होगा कि जो सीलिंग फैन होती है
उस फैन में जो मोटर लगी होती है उसका नाम है परमानेंट मैग्नेट मोटर। उसमें दोस्तों कैपेसिटर डिस्कनेक्ट नहीं होती है और कैपेसिटर रन मोटर में भी 2 कैपेसिटर लगाए जाते हैं, एक स्टार्टिंग के लिए और एक पावर फैक्टर सुधारने के लिए। तो इसमें भी एक कैपेसिटर परमानेंटली कनेक्टेड रहता है, उसमें असंयोजित भी नहीं होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर के स्टेटर स्लॉट में ऑक्सिलरी वाइंडिंग तथा रनिंग वाइंडिंग को कैसे रखा जाता है। मोटर के स्टेटर स्लॉट में ऑक्सिलरी वाइंडिंग, अगर आप इस फोटो को देखेंगे दोस्तों तो पूरी तरह से मक्खन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी आपको भूलने वाला नहीं है। देखिए ये हमारी परमानेंट मैग्नेट मोटर का स्टेटर, इसमें देखिए डबल स्लॉट है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ स्लॉट है इसमें जो वाइंडिंग किया गया है इसमें होगा दोस्तों, इसमें है हमारी, ये है हमारी सहायक वाइंडिंग, ये सहायक वाइंडिंग है। और जो अंदर साइड की है ये है रनिंग वाइंडिंग, है ना। नीचे वाली अंदर वाली कौन सी स्लॉट है, अंदर वाली स्लॉट में जो वाइंडिंग रखी गई है ये है हमारी रनिंग वाइंडिंग और बाहर वाली है सहायक वाइंडिंग। सहायक वाइंडिंग में ही दोस्तों हमेशा कैपेसिटर को जोड़ा जाता है, ना कि रनिंग वाइंडिंग में। अगर आपसे पूछे कि सहायक वाइंडिंग कैसी होती है तो लिखेगा ये पतले तार और इसमें जो टर्न है ये अधिक होती है। आप खुद देखिए इसमें क्या है कि पतले तार का प्रयोग किया गया है और टर्न, इसमें जो घुमाव है वाइंडिंग का वो अधिक है रनिंग वाइंडिंग में। और रनिंग वाइंडिंग ये मोटे तार के होते हैं, है ना, मोटे तार और अधिक टर्न के। इसमें मोटे तार और कम टर्न के। अब देखिए इसमें टर्न की संख्या कम दिखाई दे रही है और पतले तार अधिक टर्न, सहायक वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक है। समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का शक्ति गुणांक कितना होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको पूरे गौर से देखना चाहिए कि 0.9 लैग या 0.8 लीड, 0.8 लैग, 0.6 लैग। जो सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर होती है उनका जो पावर फैक्टर है वो 0.6 लैग होती है। दोस्तों पहली क्लास में हमने एक सबसे पहला क्वेश्चन ही वहां पे सॉल्व किया था। वो क्वेश्चन था कि अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर के जैसा टॉर्क उत्पन्न करना है तो आपको क्या करना होगा। तो वहां पे हमने आंसर किया था कि 0.6 पावर फैक्टर को रखेंगे तो एक समान हमें टॉर्क उत्पन्न होगा। जब मोटर को डिजाइन किया जाता है, उसका मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो दोस्तों इस 0.6 लैग को ध्यान में रखते हुए वो मोटर को बनाते हैं। ठीक है, ताकि अगर हमें सिंगल फेज मोटर से 3 फेज मोटर के बराबर टॉर्क उत्पन्न करवाना है तो हम आराम से टॉर्क उत्पन्न करवा सके। इसलिए सिंगल फेज मोटर का जो शक्ति गुणांक है वो हमेशा 0.6 लैग होती है। समझना, अगर यूनिटी के बारे में पूछे तो आप क्या करना, इसमें 2 केस होता है दोस्तों। अगर लोड जो है हमारी, अगर लोड है वो प्रतिरोधी लोड है तो भी पावर फैक्टर उस परिपथ का यूनिटी होगी। और दूसरा, अगर हम सिंक्रोनस मोटर को लेवल एक्साइटेशन में चलाते हैं तो भी उसकी पावर फैक्टर इकाई होती है। इतना चीज आप ध्यान रखना। 0.8 लैग किसकी है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर की होती है। 0.8 लीड किसका होता है, जब सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेशन में चलाया जाता है तो उस वक्त 0.8 लीड होती है ना, 0.8 लीड पावर फैक्टर होती है। क्लियर। ये है दोस्तों, इसका 2 कंडीशन है, लेवल एक्साइटेशन और प्रतिरोधी लोड, तो पावर फैक्टर यूनिटी होगी। 0.6 लैग होगी वो सिंगल फेज मोटर की होगी। 0.8 लैग 3 फेज इंडक्शन मोटर की। 0.8 लीड सिंक्रोनस मोटर को जब ओवर एक्साइटेशन देके आप चलाएंगे उस कंडीशन में इसकी पावर फैक्टर इतना होती है। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एकल कला इंडक्शन मोटर का नो लोड पर पावर गुणांक कैसा होता है। दोस्तों आप ध्यान से सुनना, इसका एक छोटी सी थ्योरी है और दोस्तों वो बिल्कुल प्रैक्टिकली थ्योरी है। देखना, जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है, हमने कैपेसिटर लगा दिया, सहायक वाइंडिंग लगा दिया, मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट हो गई, कैपेसिटर से टॉर्क मिल गया, रोटर घूमने लग गई। इतना तक बात समझ में आ गई, ठीक है। जब मोटर हमारी स्टार्ट में स्टैंड स्टिल पोजीशन पे होती है, क्लियर, तो उस वक्त जो स्लिप का मान है ये बहुत अधिक होता है। जब मोटर का रोटर स्लिप रीजन में होती है, हाई स्लिप रीजन में होती है, उस समय उसका पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है। जैसे जैसे स्लिप का मान घटता जाता है, रोटर अपने सिंक्रोनस स्पीड के आसपास पहुंचती जाती है, तो जो पावर फैक्टर है ना, ये क्या करता है दोस्तों, पावर फैक्टर देखना, स्टार्टिंग में पावर फैक्टर क्या करेगी, यहां पे पावर फैक्टर कहां पे रहेगी, इस जीरो पे। जैसे ही मोटर को स्टार्ट करते हैं, रोटर घूमना स्टार्ट होती है, घूमती जाती है, इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो पावर फैक्टर का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन जब मोटर अपने फुल स्पीड पे आ जाती है, तो पावर फैक्टर क्या करती है, पहले जीरो से उसने बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ते दोस्तों वो 0.9 तक चली जाती है, फिर वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट करती है और घटते दोस्तों फाइनली आके इस पॉइंट पे 0.6 पॉइंट पे आके ये स्टेबल हो जाती है, वहीं पे स्थापित हो जाती है। अब इससे ये घटेगी नहीं। तो जैसे स्पीड बढ़ता है तो एक टाइम के लिए तो इसका जो पावर फैक्टर है बहुत अधिक हो जाती है, लेकिन जैसे ही रोटर अपने फुल स्पीड पे प्राप्त हो जाती है, फुल स्पीड को प्राप्त कर लेती है, तो ये जो पावर फैक्टर है ये फिर धीरे धीरे घटने लगती है और 0.6 पे आके रुक जाती है, ठीक है। लेकिन हमारा यहां पे क्वेश्चन क्या है कि नो लोड पर, जब मोटर में कोई लोड ही नहीं है, तो दोस्तों रोटर क्या करेगा, यहां जीरो यानी कि हाई स्लिप रीजन में ये चुपचाप स्थापित रहेगा, वहां स्टैंड स्टिल पोजीशन में रुकी रहेगी। उस वक्त जो उसका पावर फैक्टर है वो 0.2 से 0.3 लैग होती है। इतनी बात समझ में आई क्या? तो दोस्तों ये रही इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कि जब मोटर में किसी भी प्रकार का लोड नहीं है ना, बिना लोड का ही आप चालू करते हैं, तो पावर फैक्टर 0.2 से 0.3 लैग होगी। आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कॉइल है तो पावर फैक्टर हमेशा लैग ही होगी। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इस क्लास से आपने कितना सीखा मोटर के बारे में, ये राय कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।